गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको उन मेटेलिक आयंस के बारे में बात करी थी जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, उनकी नेमिंग जो हम करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कॉपर का एग्जाम्पल लिया था। जैसे कॉपर है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है +1 एंड +2, ठीक है। जिनमें वैलेंसी कम होती है, एक तरीके से लोअर चार्ज होता है जिनके ऊपर, उनके नेम के सफिक्स में अस आता है, और जिनकी हायर चार्ज होता है उनके नेम के सफिक्स में एक आता है। हमने ये बात करी थी, या फिर हम इन्हें रोमन नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव रेडिकल्स की, ठीक है। नेगेटिव रेडिकल्स में भी सेम, जिनके ऊपर +1 चार्ज होगा उनको हम मोनो, -1 चार्ज होगा उनको हम मोनोवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्राइड है, हाइड्रोक्साइड है, जैसे बाइसल्फाइड है आपका, जिसे आप हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हो, ठीक है। फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। तो ये सारे ऐसे आयंस और रेडिकल्स हैं जिनके ऊपर सिंगल चार्ज होता है, इसलिए इनको हम मोनोवेलेंट कहते हैं, ठीक है। जिनके ऊपर 2 चार्ज होगा, -2, ठीक है, उनको डाइवेलेंट बोलेंगे, नेगेटिव रेडिकल, ठीक है। 3 होगा तो ट्राइवेलेंट और 4 होगा तो टेट्रावेलेंट। जैसे कार्बाइड है, कार्बाइड के ऊपर कैसा चार्ज है, 4 है, ठीक है, 4 है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, टेट्रावेलेंट, ठीक है। आई एम रियली सॉरी। अब हम देखेंगे कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनका फॉर्मूला किस तरीके से डेराइव किया जाता है। देखिए बेटा, जब कभी भी आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख रहे हो तो सबसे पहला रूल होता है कि जो भी आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव रेडिकल है आप उनको फर्स्ट में लिखेंगे, फिर नेक्स्ट उनके आगे इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट और नेगेटिव रेडिकल को लिखेंगे, ठीक है। उनके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है उसको उसके जस्ट नीचे लिखेंगे, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर कितना है उसको उसके जस्ट नीचे लिखेंगे, और फिर हम इनको कर देते हैं क्रॉस, ठीक है। क्योंकि आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे जो आपका पोटेशियम था उसके ऊपर +1 है तो इसकी वैलेंसी 1 थी तो यहाँ लिखा, क्लोरीन के ऊपर -1 था तो 1 यहाँ लिखा, इन्होंने इसको क्रॉस किया तो फॉर्मूला क्या बना, KCl। सेम उसी तरीके से ये देखिए, आयरन है, फेरस है, ठीक है, तो इसके ऊपर +2 था तो उसको 2 को नीचे लिख दिया, ऑक्सीजन था उसके ऊपर -2 था तो उसको नीचे लिख दिया। तो हमने क्या किया, इनको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद F2O2 बनना था, लेकिन इनका हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं तो FeO, फिर इसका ऑक्साइड, ठीक है। ये भी देखिए ऑक्साइड, सेम आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से ये फॉर्मूले डेराइव होते हैं। आई होप ये 8th में भी आपने पढ़े होंगे और आई थिंक आपको क्लियर भी हो रहा होगा, ठीक है। इनके सफिक्स में कितने नंबर हैं, इन नंबर्स को देख के भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये है आपका, इसमें कैल्शियम की अगर हमें वैलेंसी फाइंड आउट करनी है तो देखो यहां से ये 2 है, नाइट्रेट की फिर क्या हो जाएगी 1, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। अब देखेंगे हम नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम एसिड्स के नेमिंग की बात करते हैं। देखो, जितने भी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आप उनको एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स में कैटेगराइज करते हो। जब हम फर्स्ट में नेमिंग की बात करते हैं वो है एसिड्स की। एसिड्स की जब हम बात करें बेटा, तो एसिड जो रहते हैं वो हाइड्रोजन आयन को कंटेन करते हैं एज अ पॉजिटिव रेडिकल, ठीक है। इनका जो नेम है ये इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि उनके साथ नेगेटिव रेडिकल कौन सा जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl है, ठीक है, हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, और इसके सफिक्स में क्या आ जाएगा, एक। जैसे हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, ठीक है, इनके सफिक्स में क्या आ जाता है, एक, ठीक है। और प्रीफिक्स में हाइड्रो, क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रो वर्ड, प्रीफिक्स में हाइड्रो और सफिक्स में एक। और फिर जो आपका सिंगल नॉन मेटल है उसका, ठीक है। अगर आपका ऑक्सी एसिड है
इस पे डिपेंड कर रहा है कि उसमें ऑक्सीजन कितनी है। अगर कम ऑक्सीजन है तो उसका नाम अलग होगा, ज्यादा ऑक्सीजन है तो उसका नाम अलग होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो H2SO4, SO4, इसमें O ज्यादा है और इसमें O कम है। ठीक है, तो इस तरीके की जब आपके एसिड्स होंगे जो आपके ऑक्सी एसिड्स भी कहलाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो उसमें कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसके बेसिस पे उनकी नेमिंग की जाती है। ऑक्सीजन कम होगी तो अस, उनके सफिक्स में क्या आ जाएगा, अस। और ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो उनके सफिक्स में क्या आ जाएगा, एक। सेम जैसे वहां था ऊपर, कम के लिए अस, ज्यादा के लिए एक। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा है तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। आई होप इट इज क्लियर। आप देखिए, अगर आपका जो एसिड है वो अस और एक टाइप से भी, अस से भी कम नंबर रखता है या एक से ज्यादा रखता है ऑक्सीजन, ठीक है, तो जो आपके सब्सटेंस बनेंगे, जो आपके एसिड बनेंगे, उनके नेमिंग में भी चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्लोरस हो गया, ये क्लोरिक हो गया। अब देखो एक से ज्यादा ही इसमें ऑक्सीजन है और इसमें अस से कम ऑक्सीजन है, तो इस टाइप के रहेंगे तो उनको हम बोल देते हैं हाइपो एसिड, हाइपो डैश अस एसिड। अब ये क्लोरस है तो क्लोरिस, ठीक है, ये क्लोरस एसिड, ये क्लोरिक एसिड और ये परक्लोरिक एसिड। अगर 80 से भी ज्यादा है, एक से भी ज्यादा है तो परक्लोरिक। आई होप इट इज क्लियर। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स। ओके, देखिए अब हम बात करेंगे बेसिस की। जब आप बेसिस में बात कर रहे हो तो उसमें जो नेगेटिव रेडिकल होगा वो आपका हाइड्रोक्सिलाइन होगा हमेशा बेसिस में। तो इसमें जो नेमिंग होगी वो हमेशा, देखिए लास्ट में तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये डिपेंड कर रहा है कि उसमें आपका मेटल कौन सा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल कौन सा है। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कितने हाइड्रोक्साइड जुड़ेंगे उनसे, ये डिपेंड कर रहा है कि जो भी आपका पॉजिटिव रेडिकल जुड़ रहा है उसकी वैलेंसी कितनी है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, एक बार इस पैराग्राफ को आप एक बार रीड आउट कीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेमिंग ऑफ सॉल्ट की बात कर रहे हैं। देखिए जब आप नेमिंग ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे तो ये भी आपके अस और इक एसिड, मींस ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका उसमें पार्टिसिपेट करने वाला एसिड कौन सा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब कभी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उसमें एक एसिड पार्टिसिपेट करता है, एक बेस पार्टिसिपेट करता है, और दोनों के रिएक्शन के बाद आपका सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, और सॉल्ट फॉर्मेशन के बाद सॉरी, सॉल्ट फॉर्मेशन में आपका जो ये नेगेटिव रेडिकल है ये हमेशा आपके एसिड से आएगा, और पॉजिटिव रेडिकल है जो हमेशा आपके बेस से आएगा। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल में तो इतनी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि वो हमेशा क्या रहेगा, मेटल रहेगा या फिर आपका नॉर्मल रहेगा। लेकिन हाँ, नेगेटिव में जब आएगा तो वो आपका ऑक्सीजन को लेके आएगा, तो सेम आपका अस एंड एक। ठीक है, जैसे आपका इमेजिन कीजिए नाइट्रस एसिड है, अगर आपका सफिक्स में अस लगा हुआ है तो बेटा अस की जगह आपके सफिक्स में क्या हो जाएगा, आइट। क्या हो जाएगा, आइट। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरस एसिड जब कभी भी आपके किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, सल्फाइट। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम का हो रहा है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई गई है यहाँ पे। सेम यहाँ नाइट्रस एसिड है तो नाइट्राइट, सॉरी, नाइट्राइट। ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें आई एक टाइप का एसिड आ रहा है,
जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो जब ये किसी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेटा क्या इनके जो नेम बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा, उसके सफिक्स में क्या आ जाएगा? एट। इक बनेगा एट में, अस बनेगा आइट में। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपका अमोनियम जो प्रेजेंट होता है अगर पॉजिटिव रेडिकल, ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा? अमोनियम, जैसे यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा है तो फॉस्फेट, नॉर्मल सॉल्ट आ जाएगा आपका। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आ रहा है केमिकल इक्वेशन। देखिए, जब आप केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हो, केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हो, उससे पहले आपको एटॉमिक मास यूनिट, ये सारी चीजें, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था कि क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन था हमने उसको स्टैंडर्ड माना था। ठीक है, और जब हम किसी के भी मास की बात कर रहे थे तो हम ये चेक कर रहे थे कि हाइड्रोजन से उसका मास कितने मल्टीपल टाइम ज्यादा है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो बेटा कि पहले हमें किसी भी चीज का वेट फाइंड आउट करना है तो हमने सबसे पहले क्या किया, कहीं ना कहीं 1 kg को डिफाइन कर दिया। और जब हमने 1 kg को डिफाइन कर दिया तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने के लिए हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका वेट कितने मल्टीपल टाइम ज्यादा है इस 1 kg के, उतना ही उसका हम मास बोल देते थे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट का अगर मास डिटरमाइन करना है, एटॉमिक मास डिटरमाइन करना है, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड मानते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन से कंपेयर करके ये चेक करके कि हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ टाइम उससे ज्यादा है, हैवियर है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं एटॉमिक। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट। देखो, हमने क्या किया, कार्बन के मल्टीपल स्टैंडर्ड जो फॉर्म थे उनमें से एक लिया आपका कार्बन 12 आइसोटोप। इसको इसलिए स्टैंडर्ड कहा गया बेटा क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या थे, एग्जैक्टली सेम थे। ठीक है, इसको लिया गया। अब इमेजिन कीजिए इस 12 कार्बन 12 का 12 एटम ले लिया हमने, इसका मास हमने 12 माना, तो अगर हमें 1 यूनिट निकालनी है तो 1 यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 12 से डिवाइड करेंगे। यस और नो? यस। तो हमने क्या किया, 12 कार्बन 12 आइसोटोप का जो मास था उसमें 12 से डिवाइड करके जो मेरे पास यूनिट आई उसको मैंने बोला एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, the mass of atom of an other element are calculated with respect to the number of time of an atom element is heavier than 1/12 part of carbon 12 isotope. This is called atomic mass or relative atomic mass. Since the mass of 1/12 part of the carbon 12 isotope is called atomic mass unit, the relative mass unit is expressed as AMU. ठीक है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, AMU से। ठीक है, आजकल इस AMU को डाल्टन या फिर यूनिफाइड मास या फिर इसको एज ए यू रिप्रेजेंट भी किया जाता है और जिसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, देख लीजिएगा। ग्राम एटॉमिक मास की बात करें, ठीक है, तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।